Hello friends, most welcome in my YouTube channel named Nursing Discussion Medical Center. Nursing Discussion is a free online classes portal and our main focus is to make nursing easy. If you are new to our channel, then please don't forget to subscribe our YouTube channel and don't forget to click that bell icon so that you get our instant updates. And in today's video we will discuss about the perinatal infection. आज की वीडियो में हम perinatal infection के बारे में देखेंगे. ये टॉपिक हमने डिजीज़ ऑफ द फीटस एंड द न्यूबॉर्न चैप्टर से लिया है. सो फर्स्टली हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि व्हाट इज़ पेरिनेटल इन्फेक्शन. इन्फेक्शन इज स्टिल वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग कॉजेज ऑफ न्यूनेटल डेथ इन द डेवलपिंग कंट्रीज़. अगर हम डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात करें तो इन्फेक्शन जो है ये सबसे ज़्यादा मोस्ट लीडिंग कॉज है न्यूनेटल डेथ का, यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं, जो छोटे शिशु जो होते हैं, उनमें जो है सबसे ज़्यादा डेथ का जो कारण है वो पेरिनेटल इन्फेक्शन है. The neonates are more susceptible to infection as they are deficient in natural immunity and acquired immunity. जो न्यूनेट्स होते हैं यानी कि जो छोटे शिशु होते हैं वो किसी भी इन्फेक्शन को एक्वायर्ड करने के लिए ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं बिकॉज उनकी जो नेचुरल इम्यूनिटी होती है और जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है वो बहुत ही कमज़ोर होती है और वो उससे डेफिशिएंट होते हैं, यानी कि उनके अंदर नेचुरल इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी दोनों की डेफिशिएंसी होती है. प्रीटर्म इन्फेंट्स आर एट हाई रिस्क फॉर पेरिनेटल इन्फेक्शन. जो प्रीटर्म इन्फेंट्स होते हैं वो हाई रिस्क पर होते हैं पेरिनेटल इन्फेक्शन की. क्यों होते हैं? बिकॉज वो जो है उनके अंदर जो है नेचुरल इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी दोनों की डेफिशिएंसी होती है. इसी की वजह से बिकॉज अगर उनकी रोगों से लड़ने की शक्ति जो है वो ही अच्छी नहीं होगी तो वो किसी भी इन्फेक्शन को एक्वायर्ड करने के लिए ज़्यादा ससेप्टेबल हो जाएंगे. इसीलिए जो छोटे बच्चे होते हैं वो ज़्यादा रिस्क पर होते हैं पेरिनेटल इन्फेक्शन को एक्वायर्ड करने के लिए. नाउ द रिस्क फैक्टर्स फॉर न्यूनेटल इन्फेक्शन. कौन कौन से रिस्क फैक्टर हैं जो कि न्यूनेटल इन्फेक्शन के लिए होते हैं? द फर्स्ट वन इज़ रप्चर ऑफ मैम्ब्रेन दैट इज़ ग्रेटर दैन 18 हार्स. यानी कि अगर प्रोलॉन्ग रप्चर ऑफ मैम्ब्रेन है तो इट इज़ अ रिस्क फैक्टर फॉर न्यूनेटल इन्फेक्शन. इसके अलावा अगर हम बात करें तो मैटरनल इंट्रापार्टम फीवर, यानी कि जो मदर हैं उनको जो फीवर है वो ग्रेटर देन है 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट. इसके अलावा लो बर्थ वेट इन्फेंट, यानी कि ऐसे बच्चे जिनका जो बर्थ वेट है वो बहुत ही ज़्यादा लो है. तो वो नॉर्मल अगर हम बर्थ वेट की बात करें तो वो कितना होता है 2.5 से 3.5 kg तक जो है हम इंडिया में नॉर्मल कंसीडर करते हैं. लेकिन अगर किसी बच्चे का 2500 ग्राम से भी कम बर्थ वेट है तो हम उसको जो है लो बर्थ वेट इन्फेंट बोलते हैं. तो जो लो बर्थ वेट इन्फेंट होते हैं वो हाई रिस्क पर होते हैं न्यूनेटल इन्फेक्शन को एक्वायर्ड करने के लिए. इसके अलावा प्री मैच्योरिटी दैट इज़ लेस देन 37 वीक का अगर बच्चा है तो भी जो है बच्चा जो है ज़्यादा ससेप्टेबल है किसी भी इन्फेक्शन को एक्वायर्ड करने के लिए. नाउ कोरियोअम्नियोनाइटिस. कोरियोअम्नियोनाइटिस एक ऐसी कंडीशन है जो कि अफेक्ट करती है प्रेग्नेंट वुमेन को. इस कंडीशन में क्या होता है, जो बैक्टीरिया होता है वो इन्फेक्ट करता है कोरियन और एमनियन दोनों को. अगर हम बात करें कोरियोअम्नियोनाइटिस की तो ये एक ऐसी कंडीशन है जो कि प्रेग्नेंट वुमेन्स में जो है हमें देखने के लिए मिलती है. ये प्रेग्नेंट वुमेन्स को ज़्यादातर अफेक्ट करती है. इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें जो ये बैक्टीरिया होता है तो ये हमारा जो कोरियन और एमनियन होता है उसको अफेक्ट कर देता है. इसके अलावा तो अगर हम देखें तो जो कोरियन होता है वो क्या होता है, ये ऐसी मेम्ब्रेन होती है जो कि फीटस को सराउंड अप करके रखती है. और एमनियोटिक फ्लूइड वो होता है जिसमें जो फीटस होता है वो फ्लोट करता है. अगर हम देखें कोरियन क्या है, कोरियन एक ऐसी मेम्ब्रेन होती है जो कि फीटस को सराउंड अप करके रखती है. और एमनियन जो है इसमें जो बच्चा होता है वो फीटस जो होता है वो फ्लोट करता है. इस कंडीशन की वजह से क्या होता है, इसमें बेसिकली कोरियन और एमनियन दोनों का इन्फेक्शन है तो बैक्टीरिया जो है वो दोनों को अफेक्ट करता है. इसकी वजह से जो मदर और जो बेबी है वो दोनों इस इन्फेक्शन को एक्वायर्ड करने के बहुत ही ज़्यादा जो है चांसेस में रहते हैं, जिसकी वजह से मदर भी इन्फेक्ट हो जाती है. सो इट वॉज एन रिस्क फैक्टर फॉर न्यूनेटल इन्फेक्शन. इसके अलावा मेल इन्फेंट्स में ज़्यादा दिखाई देता है मदर विद ग्रुप बी बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन. इसके अलावा रिपीटेड वेजाइनल एग्जामिनेशन इन लेबर, यानी कि अगर जो मदर हैं उनका जो
अगर हम वेजाइनल एग्जामिनेशन की बात करें, उनका जो पीवी है वो रिपीटेड हो रहा है। अगर हम नॉर्मल वेजाइनल एग्जामिनेशन की बात करें तो हम वो 4 आवर्स में करते हैं। लेकिन अगर कोई मदर है, प्रेग्नेंट वीमेन है, और उनका जो वेजाइनल एग्जामिनेशन है वो 2 हार्डली हो रहा है, तो ये भी जो है क्या कोज करता है, बच्चे में जो है इन्फेक्शन को कॉज करने की चांसेस को इंक्रीज कर देता है। इसके अलावा इन्वेसिव प्रोसीजर्स ऑफ मॉनिटरिंग, ऐसे प्रोसीजर्स जिनमें मतलब इन्वेसिव प्रोसीजर्स हैं जो कि मॉनिटर करने के लिए बच्चे का कुछ भी, जैसे फीटल हार्ट रेट मॉनिटर कर रहे हैं, या फिर जो मदर हैं उनका जो है सर्विक्स का टेस्ट कर रहे हैं, तो उससे भी जो बच्चा होता है उसको जो है प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ किया जा रहा है जो इन्फेक्टेड हैं, जो वहाँ पे जो है प्रॉपर एसेप्टिक टेक्निक का यूज़ नहीं किया जा रहा है, तो उसकी वजह से भी जो छोटे बच्चे हैं उसमें न्यूनेटल इन्फेक्शन कॉज हो सकता है। नाउ मोड ऑफ इन्फेक्शन, किस तरह से जो इन्फेक्शन है वो ट्रांसमिट होता है। अगर मोड ऑफ इन्फेक्शन की बात करें तो ये 3 पार्ट्स में है, दैट इज़ एंटीनेटल, इंट्रानेटल और पोस्टनेटल। जो इन्फेक्शन है वो बच्चे में 3 तरह से जो है ट्रांसमिट हो सकता है। एंटीनेटल, बिफोर द डिलीवरी ऑफ द बेबी; इंट्रानेटल, ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द बेबी; एंड द पोस्टनेटल इज आफ्टर डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड। अगर हम देखें, जो इन्फेक्शन है वो किस तरह से ट्रांसमिट हो सकता है बच्चे में, एंटीनेटल, इंट्रानेटल एंड पोस्टनेटल। वन बाय वन हम सभी को देखेंगे। नाउ द फर्स्ट वन इज़ एंटीनेटल। एंटीनेटल में जो है जो इन्फेक्शन है वो बच्चे में किस तरह से ट्रांसमिट होगा। एंटीनेटल से आप क्या समझते हैं, यानी कि जो बच्चा है वो बिफोर डिलीवरी, अभी बच्चा जो है वो कहाँ पर है, वो बच्चे जो मदर है उनकी वोम में है। इसमें जो है किस तरह से इन्फेक्शन ट्रांसमिट होगा, इसमें 2 तरीके से जो है इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो सकता है। फर्स्ट वन इज ट्रांसप्लेसेंटल एंड द सेकंड वन इज एम्नियोनाइटिस। इन ट्रांसप्लेसेंटल व्हाट हैपेंड, maternal infection that can affect the fetus through placental route are predominantly the viruses. ट्रांसप्लेसेंटल आप वर्ड से भी समझ रहे हैं कि जो प्लेसेंटा है उसको जो क्रॉस करके बच्चे में चले जाते हैं, इस तरह का इन्फेक्शन। इस तरह का इन्फेक्शन कौन सा होता है, ज़्यादातर ये वायरसेस होते हैं जो कि प्लेसेंटा को क्रॉस कर देते हैं। Maternal infection that can affect the fetus through transplacental routes are predominantly the virus. ऐसा इन्फेक्शन जो कि प्लेसेंटा को जो है बाईपास कर दे और वो फीटस में चला जाए, उसको जो है हम ट्रांसप्लेसेंटल इन्फेक्शन बोलते हैं। और ये ज़्यादातर हमारे वायरसेस होते हैं। वायरसेस में भी कौन सा, रूबेला, साइटोमेगालोवायरस, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस, HIV दैट इज़ ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस B वायरस, एट्सेट्रा। अदर इन्फेक्शंस आर सिफिलिस, टॉक्सोप्लाज्मोसिस एंड ट्यूबरक्लोसिस। अगर हम अदर इन्फेक्शन की बात करें तो सिफिलिस भी हो सकता है, टॉक्सोप्लाज्मोसिस भी हो सकता है, एंड ट्यूबरक्लोसिस भी हो सकता है। And the second one is amnionitis. Amnionitis following premature rupture of the membrane can affect the baby following aspiration or ingestion of the infected amniotic fluid. एमनियोनाइटिस से आप वर्ड से भी आपको, जैसे मैंने पहले बताया है कि आइटिस वर्ड हम वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पर किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो रहा हो। एमनियोनाइटिस यानी कि इन्फेक्शन ऑफ द एमनियोन। एमनियोनाइटिस में बेसिकली क्या होता है, प्रीमैच्योर रप्चर हो जाता है मेम्ब्रेन का, जो कि अफेक्ट करता है बेबी को। अब प्रीमैच्योर रप्चर अगर बेबी का हो रहा है एमनियोन का, तो उससे क्या होगा कि जो बच्चा है वो उसको एस्पिरेट कर सकता है, या फिर जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसको इंजेस्ट कर सकता है, जो इन्फेक्टेड एमनियोटिक फ्लूइड है। तो जब बच्चा उसको अपने जो है एस्पिरेट करेगा या फिर इंजेस्ट कर लेगा, तो उससे चांसेस होती हैं प्रीनेटल इन्फेक्शन को इंक्रीज़ होने की। बच्चे को जो है निमोनिया हो सकता है, लंग्स से रिलेटेड कोई भी डिजीज़ हो सकती है, एंड एट्सेट्रा। नाउ लेट्स फर्दर मूव ऑन इंट्रानेटल। अब इंट्रानेटल में जो है इन्फेक्शन वो किस तरह से कोज होता है। द फर्स्ट वन इज एस्पिरेशन ऑफ इन्फेक्ट लिक्वर और मिकोनियम फॉलोइंग अर्ली रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन्स और रिपीटेड इंटरनल एग्जामिनेशन। यानी कि जो छोटा बच्चा जो है जब ड्यूरिंग द डिलीवरी, जैसे कि मैंने बताया इंट्रानेटल हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, ड्यूरिंग डिलीवरी, यहाँ पर जो है डिलीवरी के दौरान। क्या हो रहा है कि जो बच्चा जो है वो जो इन्फेक्टेड लिक्वर है या फिर जो मिकोनियम है, अगर उसको बच्चा एस्पिरेट कर लेता है तो उससे जो है क्या होगा, जो बच्चा है उसको
जो है इन्फेक्शन कॉज हो सकता है। इसके अलावा अगर जो मदर हैं उनके रिपीटेड इंटरनल एग्जामिनेशन हो रहे हैं तो उसकी वजह से भी बच्चे को जो है पेनिटल इन्फेक्शन कॉज हो सकता है। रिपीटेड इंटरनल एग्जामिनेशन जैसे कि हमने बताया है कि अगर मदर का जो है विजाइनल एग्जामिनेशन जो है वो रिपीटेड अमाउंट में हो रहा है, वो जो है मतलब 2 हार्डली हो रहा है या एवरी हार हो रहा है, तो उसकी वजह से भी जो है जो इन्फेक्शन है उसकी जो चांसेस हैं वो इंक्रीज़ हो सकती हैं। विल द fetus इज़ पासिंग थ्रू द इन्फेक्टेड बर्थ पैसेज, यानी कि जो प्री मैच्योर रप्चर हो गया है मेम्ब्रेन का और जो बच्चा है वो पास हो रहा है इन्फेक्टेड बर्थ पैसेज से, तो जो आइज़ हैं बच्चे की अगर वो इन्फेक्टेड हो रही हैं तो उससे जो है एक डिज़ीज़ कोज होती है जिसको हम बोलते हैं ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम। ये कंडीशन मैं आपको पहले करा चुकी हूँ, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखे तो आप इसको देख सकते हैं। और ओरल थ्रश विद कैंडिडा एल्बी6। सो अगर जो बच्चा है, जैसे कि इंटरनेटली हमने बात की है कि अगर जो बच्चा है वो पास आउट हो रहा है इन्फेक्टेड बर्थ पैसेज से, तो अगर बच्चे की जो आइज़ हैं वो इन्फेक्टेड मिकोनियम में या फिर जो लिक्विड है उससे अगर कांटेक्ट में आ रही है तो जो बच्चा है उसको डिजीज़ कंडीशन हो सकती हैं, जैसे कि ओरल थ्रश विद कैंडिडा एल्बिसेंस और ऑप्थेल्मिया न्यूनेट्रम। ऑप्थेल्मिया न्यूनेट्रम जो है इन्फ्लामेशन होता है कंजक्टिवा का ड्यूरिंग द फर्स्ट मंथ ऑफ लाइफ। इसके अलावा इम्प्रॉपर एसेप्सिस विल कैरिंग द अम्बिलिकल कॉर्ड, यानी कि जब अम्बिलिकल कॉर्ड की जब केयर कर रहे हैं तो वहाँ पर जो है इम्प्रॉपर एसेप्सिस, यानी कि जो हम इंस्ट्रूमेंट फॉर एग्जांपल अगर हम अम्बिलिकल कॉर्ड की जो केयर है उसको ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, अगर अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करना है और वहाँ पर जो है इन्फेक्टेड आप जो है अम्बिलिकल कटिंग फोर्सेप का यूज़ कर रहे हैं, वो पहले आप किसी बच्चे को यूज़ कर चुके हो और आप दोबारा से उसे दूसरे बच्चे पर यूज़ करने के लिए जा रहे हैं, तो उसकी वजह से भी जो है इन्फेक्शन जो है कोज हो सकता है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं पोस्टनेटल। पोस्टनेटल यानी कि आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द बेबी जो है बच्चे को किस तरह से इन्फेक्शन कॉज होगा। तो फर्स्ट वन इज़ नोसोकोमियल इन्फेक्शन, बच्चे को नोसोकोमियल इन्फेक्शन हो सकता है, यानी कि ट्रांसमिशन ड्यू टू ह्यूमन कॉन्टैक्ट इन्फेक्टेड मदर, रिलेटिव्स और स्टाफ ऑफ द नर्सरी, यानी कि एक ऐसा इन्फेक्शन जो कि बच्चे को जो है इन्फेक्टेड मदर से हो रहा है, रिलेटिव से हो रहा है या फिर जो स्टाफ है नर्सरी के, यानी कि जो NICU में या PICU में जो स्टाफ हैं अगर उनमें से किसी को कोई इन्फेक्शन है तो बच्चे को जो है वो भी लग सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करें कॉमन कोल्ड की, अगर किसी भी स्टाफ को जो है कॉमन कोल्ड हो रहा है और वो छोटे बच्चे की केयर कर रही हैं तो उससे भी जो बच्चा है वो एक्वायर्ड कर सकता है उस इन्फेक्शन को। इसके अलावा क्रॉस इन्फेक्शन फ्रॉम एन इन्फेक्टेड बेबी इन द नर्सरी, अगर कोई एक हेल्दी बेबी है और उसी के साथ में जो है एक इन्फेक्टेड बेबी है, अगर आप हेल्दी बेबी को इन्फेक्टेड बेबी के साथ में एक ही उस पर जो है बिठा देते हैं या फिर लिटा देते हैं तो उससे क्या होगा कि जो इन्फेक्टेड बेबी का इन्फेक्शन है वो एक हेल्दी बेबी में चला जाएगा, इससे जो है क्रॉस इन्फेक्शन हो जाएगा। सो इस वजह से भी जो बच्चा है उसको इन्फेक्शन लग सकता है। इन्फेक्शन थ्रू फीडिंग, बाथिंग, क्लॉथिंग और एयरबोर्न एट्सेट्रा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो बच्चे को जो फीडिंग कराई जा रही है उसमें जो है जो बर्तन है या फिर जो मदर है उनको कोई भी प्रकार का इन्फेक्शन है उससे हो सकता है। अगर बच्चा स्पून फीडिंग कर रहा है तो जो यूटेंसिल्स हैं वो प्रॉपर जो है साफ़ नहीं किए हुए हैं, गंदे हैं, गंदे में ही बच्चे को खाना खिला रहे हैं, उससे भी बच्चे को इन्फेक्शन कोज हो सकता है। इसके अलावा बाथिंग, यानी कि जब बच्चे को बाथिंग करा रहे हैं तो ठीक से जो मतलब जो क्लॉथ जो हैं वो सही नहीं है, गंदे कपड़े हैं और या फिर कपड़ों में इन्फेक्शन है किसी भी प्रकार का, बच्चे को वही पहना दिए, नहलाया है लेकिन नहलाने के बाद साफ़ अच्छे कपड़े नहीं पहनाए हैं, उससे ही बच्चे को इन्फेक्शन लग सकता है। इसके अलावा एयरबोर्न जैसे कि कोई भी स्नीज़ कर रहा है, किसी को जुकाम है, उसने स्नीज़ किया, बच्चे के ऊपर जाके लग गया और मास्क का यूज़ नहीं कर रहे हैं, इस प्रकार से ही बच्चे को जो है इन्फेक्शन जो है कॉज हो सकता है। ऑल्सो इन्फेक्शन इन द एनवायरनमेंट ऑफ द न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट दैट इज़ NICU और इन्वेसिव मॉनिटरिंग, यानी कि जहाँ पर बच्चे की केयर की जा रही है अगर वहाँ पर ही किसी प्रकार का इन्फेक्शन है तो भी बच्चे को जो है इन्फेक्शन कॉज हो सकता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द साइन एंड सिम्टम्स। हमें क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स बच्चे में दिखाई देंगे। इट इज़ एब्रप्ट एंड 90% इन्फेंट्स बिकम सिम्टोमेटिक बाय 24 आवर्स ऑफ एज, यानी कि अगर जो छोटा बच्चा है अगर हम 90% केसेस में बात करें तो जो छोटे बच्चे होते हैं वो 24 घंटे के अंदर ही अगर उनको किसी प्रकार का इन्फेक्शन लगता है तो वो सिम्टोमेटिक हो जाते हैं।
हमें उनमें सिम्टम्स दिखाई देने लग जाते हैं। सो हमें बच्चे में क्या क्या दिखाई देता है? फर्स्ट वन इज टेकीपीनिया, ग्रंटिंग, लेथार्जी, हाइपोटेंशन, साइनोसिस, जॉइंटिस, वॉमिटिंग, डायरिया एंड RDS आर द कॉमन सिम्टम्स। जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें जो है ये कॉमन सिम्टम्स हैं जो कि हमें दिखाई देते हैं। RDS स्टैंड्स फॉर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। अदर लेस कॉमन प्रेजेंटेशन, यानी कि अगर हम अदर लेस कॉमन सिम्टम्स की बात करें तो इसके अलावा हमें क्या क्या बच्चे में दिखाई देता है? DIC, मेनिंजाइटिस, persistent pulmonary hypertension of the newborn, that is PPHN, and there may be hypothermia preterm और hyperthermia in the term infant। जो प्रीटर्म इन्फेंट्स हैं उनमें हमें हाइपोथर्मिया और जो पोस्ट टर्म इन्फेंट है उनमें हमें हाइपरथर्मिया भी देखने के लिए मिल सकता है। प्रीटर्म इन्फेंट्स में हाइपोथर्मिया और टर्म इन्फेंट्स में हाइपरथर्मिया हमें क्यों देखने के लिए मिलेगा, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कॉमन पैथोजेंस कि कौन कौन सी कॉमन पैथोजेंस है जिसकी वजह से जो है पेरिनेटल इन्फेक्शन कॉज हो सकता है। ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस, दैट इज GBS, इसके वजह से कॉज हो सकता है। इसके अलावा स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, ई कोलाई, क्लैप्सिला, हीमोफिलस एंटीरोबैक्टर, बी फ्रैजिलिस एंड सिट्रोबैक्टर, स्यूडोमोनास फंगस, कैंडिडा एंड एनारोब्स, इनके वजह से जो है इन्फेक्शन जो है बच्चों में कॉज हो सकता है। द इन्फेक्शन इज एक्वायर्ड ड्यूरिंग द इंट्रापार्टम पीरियड फ्रॉम द जेनिटल ट्रैक्ट। ये जो इन्फेक्शन होता है ये ज़्यादातर हम बच्चे को कब एक्वायर्ड होता है? ड्यूरिंग द इंट्रापार्टम, यानी कि ड्यूरिंग इंटरनेटल पीरियड, यानी कि जब बच्चा डिलीवर हो रहा होता है उस टाइम पर फ्रॉम द जेनिटल ट्रैक्ट से जो बच्चा है इस इन्फेक्शन को एक्वायर्ड करता है। द इन्फेंट इज कॉलोनाइज्ड विद पैथोजन इन द पेरिनेटल पीरियड। नाउ डायग्नोसिस की बात करते हैं कि हम किस तरह से डायग्नोस करेंगे। इमेजिंग स्टडीज़, चेस्ट एक्सरे एंड रीनल अल्ट्रासाउंड। जो बच्चा है उसका हम चेस्ट एक्सरे और रीनल अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं। CBC, डैट इज़ कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसमें हम बच्चे का देखेंगे प्लेटलेट काउंट, ब्लड एंड यूरिन कल्चर। इसके अलावा बच्चे का WBC, C रिएक्टिव प्रोटीन जो है हम बच्चे का चेक कर सकते हैं। ब्लड एंड यूरिन कल्चर जो है हम बच्चे का टेस्ट करेंगे। इसके अलावा अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की कि अगर कोई बच्चा है उसको पेरिनेटल इन्फेक्शन कॉज हो चुका है तो अब उसका ट्रीटमेंट क्या करना है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम आर गिवन टू कवर द ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज द एनारोब्स। जो भी ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म होते हैं और जितने भी एनारोबिक बैक्टीरियाज होते हैं उनके लिए हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स जो हैं बच्चों को देते हैं। जो फॉर एग्जांपल इंजेक्शन एम्पिसिलिन 150 mg पर kg पर एवरी 12 हार्स। इसके अलावा जेंटामाइसिन 3 to 4 mg पर kg एवरी 24 हार्स एंड यूजुअली आर स्टार्टेड, मतलब कि ज़्यादातर हम इन्हीं से स्टार्टिंग करते हैं। इन केस अगर बच्चा जो है सीवियरली इल है तो उस केस में हम सेफोटक्सामाइम और सेफ्टाजाइडमिन जो है ऐड कर देते हैं। सपोर्टिव थेरेपी की अगर बात करें तो उसमें जो है कॉम्प्लिकेशंस को हम जो है मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा मैकेनिकल वेंटिलेशन फॉर RDS, डैट इज़ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, जो बच्चा होते हैं उनके लिए मैकेनिकल वेंटिलेशन स्टार्ट कर देते हैं। डोपामाइन फॉर हाइपोटेंशन, एंटी कन्वर्जेंस फॉर सीजर्स, अगर बच्चे को सीजर आ रहे हैं तो उसमें हम एंटी कन्वर्जेंस मेडिकेशन बच्चे को देते हैं। एंड सोडियम बाइकार्बोनेट फॉर मेटाबॉलिक एसिडोसिस, अगर बच्चे को मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा है तो उस केस में हम सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज़ करते हैं। नाउ थैंक यू, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको ये डिजीज़ कंडीशन समझ में आ गई होगी। इन केस अगर आपको कहीं पर भी इस डिजीज़ कंडीशन में डाउट आता है देन यू आर फ्री टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आई विल ट्राई टू आंसर यू एंड इन केस इट इज़ नॉट पॉसिबल देन आई विल ट्राई टू कवर अप इन माई नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो। थैंक यू।